नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत, संसद की, लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी। 3 दिन से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। आरोप प्रत्यारोप, शब्द बाण चलाए जा रहे थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब भी दिया। 2.25 घंटे से ज्यादा बोले प्रधानमंत्री मोदी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह अविश्वास जो प्रस्ताव है, इसका नैरेटिव ही बदला। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री मोदी की माने तो देश की 140 करोड़ जनता वो उनमें विश्वास रखती है। उन्होंने पलट कर वार करते हुए विपक्ष, खास कांग्रेस पर निशाना साधा कि नो कॉन्फिडेंस तो आप में यह देश लगातार जताता आ रहा है। और कुछ राज्यों का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। 1962 से शुरुआत की उन्होंने तमिलनाडु की कि वहां पर अब कांग्रेस की सरकार तब से आज तक नहीं बनी। 1972 पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनी। 1985 के बाद वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। त्रिपुरा, मणिपुर, कई राज्यों का इसमें जिक्र आया। तो अपनी सरकार में जो विश्वास है उसको उन्होंने एक और अंदाज में इंगित किया कि मैंने 2018 में भी विपक्ष से कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि 2023 में, 2024 में आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं। वो अब लेकर आ गए। मेरी प्रार्थना कबूल हो गई। और प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी टर्म की भी ताल ठोकते हुए कहा कि 2028 में भी लेकर आइए एक अविश्वास प्रस्ताव, पर थोड़ी तैयारी करके आइएगा। अब ये तो विपक्ष के आरोपों के जवाब थे। अपनी कामयाबियों की ताल ठोकने का मौका नहीं छोड़ा। जो कह रहे थे आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से ऊपर चलें तो दरअसल यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया था? सरकार के पास नंबर्स हैं। 368 सांसद उनके पक्ष में हैं, 157 विपक्ष के साथ हैं। तो यह अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था। लेकिन विपक्ष लगातार यह कह रहा था कि इसके पीछे मंशा है मणिपुर। 100वां दिन है, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए, 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग जख्मी, 60-70 हजार लोग विस्थापित, 350 राहत कैंप खुले हुए हैं। महिलाओं के साथ जो बर्बरता, हैवानियत की इंतहा, इंसानियत जो तार तार की गई, वो मैं दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं समझता हूं। वो आप जानते हैं। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री इस पर बोले। सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, शॉर्ट ड्यूरेशन। विपक्ष नहीं माना, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। लेकिन आज क्या हुआ? प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे और मणिपुर की बात नहीं आई और लगातार मणिपुर का जिक्र और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर करने की कोशिश करता रहा विपक्ष, वो नहीं बोले तो वो चल पड़े। विपक्ष ने वॉकआउट किया और प्रधानमंत्री ने उसके बाद मणिपुर पर अच्छा खासा वक्त बिताया। मणिपुर को जिगर का टुकड़ा बताया। किस तरह से शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का कल का भाषण, उसका भी जिक्र किया कि सारी जानकारियां तो दी गई, हम तो चर्चा के लिए भी तैयार थे। पर विपक्ष जब उसे वहां मौजूद होना चाहिए था और मणिपुर का अगर हम हल ढूंढना चाहते हैं और शांति की अपील, पूरा देश, पूरी संसद और देश का एक प्रतिबिंब है हमारी संसद, क्योंकि आपके मेरे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि वहां जाते हैं हमारे सरोकार उठाने के लिए, तब वहां पर विपक्ष यानी कि इंडिया वो नदारद था। इससे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर क्या मिल सकती है? अगर हम बड़े सवाल पर अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला और विपक्ष संसद से बाहर निकलकर संसद परिसर में उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी मंशा
मणिपुर को इंसाफ दिलाना तो थी और प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ने की भी हमारी मंशा थी। दूसरे में हम सफल हो गए, पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं बताया कि भाई वो क्यों नहीं गए मणिपुर अभी तक। 80 दिन बाद, दरअसल 78 दिन बाद चुप्पी तोड़ी थी। वो चुप्पी क्यों तोड़ी 78 दिन बाद, इतना वक्त क्यों लग गया? एन बीरेन सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? और इसीलिए हमने वॉकआउट कर दिया। तो इसमें प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि गंभीरता से चर्चा नहीं करता है विपक्ष, इसे थोड़ा और व्यापक कर दें। मणिपुर को लेकर क्या संसद गंभीर भी दिखी? इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। दो गैर राजनीतिक मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। उनका परिचय कराऊं उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या आरोप लगाए। वो विपक्ष जब सही चर्चा का वक्त आया वॉकआउट कर जाता है। सुनिए। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। आग मणिपुर में लगी, आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया। चर्चा में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभय, मकसद अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार में अविश्वास होता है, लेकिन दरअसल मकसद था मणिपुर पर चर्चा करना, मणिपुर पर ध्यान केंद्रित करना देश का, और कोई हल निकलना। मणिपुर पर बोले नहीं प्रधानमंत्री, विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, फिर वो बोलने लगते हैं। मणिपुर को लेकर कितनी गंभीर दिखी संसद? देखिए, मणिपुर के ऊपर, मणिपुर की समस्याओं को लेकर अगर कोई गहरी चर्चा की हम इस अविश्वास प्रस्ताव से अपेक्षा करते थे तो शायद वो हम लोगों की अपेक्षा भी कुछ बहुत ज्यादा बढ़ी चढ़ी थी। मणिपुर की घटनाओं के इर्द गिर्द जो राजनीति होनी थी वो राजनीति संसद के इस अविश्वास प्रस्ताव वाली बहस में खूब जम के हुई। और आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, जिसके बारे में उन्होंने पहले कहा था कि हम आखिरी गेंद पर छक्का मारेंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चाहें तो वो इस भाषण को इस तरीके से भी व्याख्यात कर सकते हैं कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 छक्के मारे। मैं उनके भाषण को 3 हिस्सों में बांट कर देखता हूं। पहला हिस्सा वो है जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक फील गुड नैरेटिव चलाया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार देश में चलाती रहती है कि भारत 1000 साल तक की हम नींव डाल रहे हैं, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था हो रही है, सबका कल्याण हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। और भाजपा ही नहीं, हर सरकार इस तरह का फील गुड नैरेटिव चलाती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसमें विशेष किस्म की महारत हासिल की है और हर सरकार को चलानी चाहिए अगर वो अगला चुनाव जीतना चाहते हैं तो। दूसरा उनका छक्का ये था कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर एक असाधारण किस्म का हमला किया। ऐसा हमला पहले भी एक आध बार वो कर चुके हैं और उनका फोकस 2 बातों के ऊपर था। पहला इस बात पे था कि कांग्रेस धीरे धीरे अतीत की वस्तु बनती जा रही और देश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत लंबे अरसे से उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई है और न होने की कोई संभावना है, ये उन्होंने कहा। तो धीरे धीरे कांग्रेस, उन्होंने विपक्ष के लोगों से एक तरह से ये अपील भी की कि कांग्रेस का नेतृत्व आप क्यों मान रहे हैं, बिल्कुल बेकार की पार्टी है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये आपको कहीं नहीं ले जा सकती राजनीति में, इसलिए इसके पीछे चलने से कोई फायदा नहीं। और उसका दूसरा हिस्सा ये था कि उन्होंने जो इंडिया नामक गठबंधन है उसकी उन्होंने कठोर आलोचना की और कहा कि ये तो फूट से ग्रस्त है। पहले दिन से ही ये विपक्ष किसी भी किस्म की, चूंकि एकता का मुजाहरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए दरअसल क्या खाकर हमारा मुकाबला करेगा। हाँ, एनडीए में 2 आई जोड़ दिए, एक अहम तो सबका और एक अहम कांग्रेस का। हाँ, 2 आई जोड़ उसको तो नुक्ते लगा के उसको खंड खंड कर दिया वगैरह वगैरह, इस तरीके से उन्होंने उसकी व्याख्या की।
और तीसरा हिस्सा उनका मणिपुर को समर्पित था। पहले विपक्ष वॉकआउट कर गया था, उस मणिपुर वाले हिस्से में उन्होंने बताया कि हमने बाकायदा वो तैयारी करके आए थे। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चाहे गृह मंत्री का वक्तव्य हो, चाहे प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, खासतौर से ये दोनों वक्तव्य, बाकी भाजपा के लोगों ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इन दोनों वक्तव्यों के पीछे तैयारी बहुत जबरदस्त, जिस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से, सुचिंतित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उन लोगों ने अपनी बात को रखा। लंबा समय लिया, बीच बीच में काफी बोरियत के क्षण भी आए, लेकिन उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने लंबा समय लिया और अपनी पूरी बात उन्होंने सुचिंतित तरीके से, चरणबद्ध तरीके से रखी। पर क्या अभय दुबे, एक सेकंड, अभय क्या कांग्रेस ने दरअसल सेल्फ गोल भी किया कि तैयारी पूरी नहीं थी? भाई प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ना था, 78 दिन वो नहीं बोले, ये बात सही है, वो मणिपुर भी नहीं गए, ये बात भी सही है, पर जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो ना भी बोले हों वॉकआउट करने तक मणिपुर पर इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? और वो सदन के नेता भी हैं, ये सेल्फ गोल कर दिया क्या कांग्रेस ने? देखिए, विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव के प्रति जो रणनीति थी, वो उसी वक्त से मुझे संदिग्ध लगने लगी थी, ढुलमुल लगने लगी थी, जब राहुल गांधी, पहले तो खबर ये आई कि राहुल गांधी पहले दिन ही बोलेंगे और वो चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐन मौके पर उन्होंने इस बात को बदला। तब फिर बात निकल के आई कि राहुल गांधी तब बोलेंगे आखिरी दिन जबकि नरेंद्र मोदी होंगे वहां पर। फिर दूसरे दिन वो भी बात खत्म हो गई। फिर कहा कि राहुल गांधी अब आज बोलेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे। और जब वो दूसरे दिन बोलने आए, तब तक कांग्रेस का बोलने का समय जो उन्हें मिला था पार्टी के तौर पर, वो खत्म हो गया, केवल आधे घंटे का रह गया था। तो राहुल गांधी के पास मुख्य तौर पर आधे घंटे का समय था, उसका भी उन्होंने पूरा सदुपयोग नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो पूरी राहुल गांधी को ही सदन में पेश करने की, तो कांग्रेस के स्टार वक्ता थे, इस तरह की सबको उम्मीद थी कि बड़ी उत्सुकता होगी उनके प्रति, और वो उत्सुकता थी भी। मैं सवेरे के वक्त आज सवेरे सोशल मीडिया के आंकड़े देख रहा था, तो मैंने देखा कि जब राहुल गांधी का वक्तव्य जो कि 37 मिनट का था, जब वो यूट्यूब पे डाला गया तो 10 घंटे के अंदर 17 लाख लोग उसे देख चुके थे। और स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के तुरंत बाद बोली थी और 55 मिनट तक बोली, उनका वक्तव्य 50-55 हजार 5 घंटे के बाद था। वो काफी उस रफ्तार से नहीं बढ़ा, इस रफ्तार से राहुल गांधी का बढ़ा। यहां तक कि अमित शाह का वक्तव्य भी 1 लाख 5 घंटे में 1 लाख सवा लाख तक शायद पहुंच पाया था केवल। तो राहुल गांधी के वक्तव्य में जो भी वजह हो, उनके वक्तव्य तो विपक्ष की तैयारी पूरी नहीं दिखी है। यहां पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मुकम्मल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिया, जवाब दिए, 2.25 घंटे से ज्यादा बोले, और जब मणिपुर पर उनके बोलने की बारी आई तब तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था। ये अजीबोगरीब खेल भी हमने होते देखा। प्रदीप सिंह, क्या मणिपुर को लेकर जो विपक्ष सवालों के जवाब तलाश रहा था कि प्रधानमंत्री मौन व्रत तोड़ेंगे, वो तो तोड़ा, पर कि भाई आप वहां गए क्यों नहीं, या 78 दिन बाद आपने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी, बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं अभी तक, क्या इनके जवाब मिलते दिखे? देखिए संदीप जी, जिस दिन से ये सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र, उसके एक दिन पहले जो वीडियो आया था 2 महिलाओं, उससे विपक्ष को लगा कि उसके हाथ में एक ऐसा मुद्दा आया है जिससे उसने नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को जाल में ट्रैप कर लिया है। अब इससे निकलने का रास्ता, और निकलने के रास्ते सारे बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि हम किसी और विषय पर चर्चा में शामिल ही नहीं होंगे जब तक प्रधानमंत्री आकर बयान नहीं। उनके मणिपुर पर उनके बयान से ही संसद की आगे की कार्यवाही चलेगी। हालांकि इस पर टिका नहीं रह पाया विपक्ष, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो मणिपुर पर कहा उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दें। कल जो गृह मंत्री अमित शाह बोले, कल और आज में बीजेपी ने उस ट्रैप को रिवर्स कर दिया। बाजी को आज प्रधानमंत्री ने पलट दिया। कल अमित शाह के बोलने के बाद विपक्ष के जो लोग, कांग्रेस और दूसरे दलों के लोग बोले, उनके पास अमित शाह की बातों का कोई जवाब नहीं। विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। विपक्ष ने ये कोई व्यूह रचना नहीं बनाई थी कि कौन सी पार्टी का कौन सा नेता किस मुद्दे पर हमला करेगा, किस मुद्दे पर विपक्ष को घेरेगा, सत्ता पक्ष को घेरेगा। ये ऐसी पूरी रणनीति का अभाव दिखा।
और सबसे ज्यादा निराश किया राहुल गांधी। उम्मीद की जा रही थी कि संसदीय जाने के बाद वो पहली बार संसद में आ रहे हैं और उनको एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू किया और पता नहीं क्या क्या बोलते हुए मणिपुर पर उन्होंने सबसे कम हिस्सा जो है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जितना भाषण का हिस्सा लगाया उससे कम ही लगाया। तो विपक्ष मुद्दे का फोकस बनाने में नाकाम रहा। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने बात प्रदीप सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री काफी देर तक बोले मणिपुर, बल्कि पूरे समग्र पूर्वोत्तर की उन्होंने चर्चा की और सारी समस्याओं का ठीकरा कांग्रेस पर भी फोड़ दिया और अलग अलग तिथियों का उन्होंने जिक्र किया। पर वर्तमान का जवाब मिला क्या कि 100वां दिन हो गया, मणिपुर अभी क्यों जल रहा है और जो वहां हुआ उसकी जवाबदेही किसकी है? पुरानी जवाबदेही वो कांग्रेस की थी, पर वर्तमान में सरकार किसकी है? डबल इंजन सरकार। इस सवाल से तो पीछा नहीं छुड़ा सकती है मोदी सरकार या बीजेपी। देखिए, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, बहुत तीखा हमला, और गांधी परिवार पर हमला बोला। मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहा ये लीगेसी इशू है, ये आज का तात्कालिक मामला नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है और ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो आप सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल पर सत्ता पक्ष को घेरने में नाकाम रहा कि कैसे इस सवाल का जवाब लिया जाए, कैसे मजबूर किया जाए कि बताएं कि भाई आपकी केंद्र में मतलब सवाल मौजूद था, जिम्मेदार कौन है? सवाल मौजूद था प्रदीप, और जायज भी था। उसे किस तरीके से पूछा जाए, विपक्ष यही नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पाया, और उसके उलट सत्ता पक्ष ने ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की कि जैसे विपक्ष ही सारी बातों के लिए जिम्मेदार, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी ही न हो। जिस तरह से बचकर साफ साफ सत्तारूढ़ दल निकल गया है, ये मैं मानता हूं कि विपक्ष की रणनीति की हार है। इसमें एक और चीज बताइएगा प्रदीप जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया, संजीदा भाषण था कल, काफी डिटेल में भी वो गए, लेकिन लूज बॉल्स भी थी उसमें। सबसे बड़ी वो लूज बॉल थी कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है तो 356 कैसे लगा दें भाई? 356 की बेसिक रीडिंग भी बताती है हमें, इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन इन स्टेट मशीनरी, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सरकार काम ना कर पाए, कानून व्यवस्था वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, जब उन्हीं के मंत्री जो मणिपुर से ही आते हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, वो रवांडा से कंपैरिजन कर दें और कह दें कि लोगों का भरोसा उठ गया, विधायकों मंत्रियों के घर फूंक दिए जाएं, बीजेपी के विधायक को इतना पीटा जाए कि वो पैरालाइज हो जाए, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी एंड ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या है? इसमें मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहा है, वो थोड़ी आपको नहीं लगा लूज बॉल थी? पर उस लूज बॉल को भी नहीं रीड कर पाया विपक्ष। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ा हथियार विपक्ष को दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। एग्जैक्टली। विपक्ष को इससे बड़ा हथियार क्या मिलता? इसके बावजूद देखिए, लूज बॉल अगर बॉलर करता है तो बैट्समैन अगर उस पर छक्का नहीं मार पाता, बैट्समैन अगर उस पर स्कोर नहीं कर पाता, तो ये गलती जो है बॉलर की नहीं हो सकती है, फिर ये गलती तो जो है वो बैट्समैन की है। सवाल ये है कि आप कैसे उस लूज बॉल को खेल रहे हैं। विपक्ष उसके लिए ऐसा लगता है जैसे तैयार ही नहीं था। एक नहीं, बहुत। देखिए, मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो बहुत आपको मुतमईन करे, बहुत आपको संतुष्ट कर दे। इसके बावजूद अगर ये पूरी अविश्वास प्रस्ताव का जो ये पूरा मामला था, मुझे लगता है ये संख्या का मामला नहीं था, ये बैटल ऑफ परसेप्शन था, जिसमें विपक्ष पूरी तरह से हार गया। तो वो परसेप्शन नहीं बना पाया कि सरकार ने जो 2024 की राह के लिए भी भाई लोगों को आप क्या समझा रहे हैं और लोगों का विश्वास कौन जीत पा रहा है? ये अविश्वास में विश्वास की भी लड़ाई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी उसमें स्पिन देने की कोशिश की, हमारे खिलाफ क्या अविश्वास ला रहे हो? लोगों में आपके प्रति अविश्वास है। सीधा सवाल ये
कि अविश्वास प्रस्ताव तो 3 दिन चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मणिपुर पर हम मरहम लगा पाए? मणिपुर का विश्वास जीत पाए हैं क्या? बात अविश्वास प्रस्ताव की हो रही थी। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके लोकसभा सांसद भी हैं, जगदंबिका पाल जुड़ चुके हैं। जगदंबिका पाल, 3 दिन चर्चा हुई, पर कुछ हासिल भी हुआ इस चर्चा में, या दरअसल ढाक के वही 3 पात, मणिपुर जहां था वैसा ही है? आपने इतने बरसों से आप पत्रकारिता में हैं और आपने पार्लियामेंट की कार्रवाई देखी है, ये शायद मुझे लगता है पहला विश्वास होगा कि जिस पार्टी के द्वारा मूव किया गया, उस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल, उन्होंने जिस तरीके से कल इंटरवीन किया या अपनी स्पीच, लोगों को लगता था इतना हाइप है कि शायद वो क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। क्या उन्होंने महंगाई का सवाल उठाया? क्या उन्होंने किसान की बात कही? क्या उन्होंने नौजवानों की रोजगार की बात की? आखिर कोई मुद्दे नहीं, केवल भारत माता की का मर्डर हो गया, हिंदुस्तान का कत्ल हो गया। आखिर इस तरह की डिबेट भी आप किसी उस सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी के नेता के द्वारा क्या तैयारी थी? कम से कम आज प्रधानमंत्री अगर ने विपक्ष की तो तैयारी करते एक मिनट जगदंबिका पाल, विपक्ष की तैयारी कमजोर हो, उनका सवाल पूछने का तरीका सही ना हो, भाषा का इस्तेमाल गैर संसदीय हो, पर क्या वो इस बात को खत्म कर देता है कि भाई वहां 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हत्या, 300 लोग जख्मी हो गए, 60-70 हजार लोग विस्थापित हैं, सरेराह सरेआम महिलाओं को नंगा किया गया, सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। एन बीरेन सिंह कहते हैं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई। क्या ये सवाल गौण हो जाते हैं? इनके जवाब तो सरकार यानी कि आप लोग देंगे ना। नहीं, जवाब कल 2 घंटे 5 मिनट गृहमंत्री ने दिया। खुद 3 दिन 3 रात रहे, 23 दिन गृह राज्य मंत्री रहे। जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज, चीफ सेक्रेटरी, डीजी सबको बदलने का काम किया, विश्वास के लिए जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेज दिया सारा, और उस सदन से भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से कहा कि हमने वहाँ पे अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दी, एम्स दिया, सारे नॉर्थ ईस्ट को हमने एयर कनेक्टिविटी दी, रेल जुड़ गया। आज मणिपुर जल रहा है ना, चाहता हूँ तो क्या नॉर्थ ईस्ट पे आपको जगदंबिका पाल, इस बात को डिनाई किया जा सकता है कि आज मणिपुर जल रहा है? बिल्कुल। जब आप गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, जहां हिंसा भी नहीं होती, बल्कि गुजरात में तो पूरे घर के बदल डालूंगा, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आप वहां मुख्यमंत्री को नहीं बर्खास्त करेंगे? क्यों? तो आप मैं आपकी बात समझ गया संदीप जी। आखिर मणिपुर में या नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से ट्राइबल के आपस में हैं, और ये नस्ली हिंसा इसके पहले भी हुआ, जब कांग्रेस यूपीए की सरकारें थी, वहाँ पे कभी कोई गया नहीं। उसकी चर्चा का जवाब गृह राज्य मंत्री ने दिया था, राजेश पायलट ने। ये गृह मंत्री ने तो पहले दिन से, आखिर पूछिए कांग्रेस से भी तो, कि आखिर हाउस न चलने दें। अगर पहले दिन कह दिया हो गृह मंत्री, सब पूछूंगा, उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, पर कांग्रेस ने गलतियां की कि सिर्फ वहां पर गृह राज्य मंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे मणिपुर? इन चीजों के जवाब तो मिलने चाहिए थे कि नहीं? आज भी गलतियां कर रही हैं। आज आप ये बताइए, इससे सहमत हैं? नहीं संदीप जी, इससे सहमत हैं कि क्या लोकसभा का सत्र इस बात पे कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री आए, क्या गृह मंत्री जवाब देने के लिए पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार थे? तो क्या देश की जनता की गाढ़ी कमाई से जो ये सदन चल रहा है, इस सदन को वॉश आउट कर दें, केवल दिल्ली के बिल पे विपक्ष की एकता बनाने के लिए उसमें भाग ले लें, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पे? और कभी ऐसा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और वोटिंग के समय चले गए? प्रधानमंत्री तो संयम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे जिस तरीके से कहा कि हमको 2047 में हम सब मिल करके, चाहे सदन के इधर के हों उधर के हों, जनता को मिल करके एक विकसित भारत बनाना है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम 2027-28 तक बनाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात कह दिया कि आखिर कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाए? क्या ये भी संसदीय परंपरा है? क्या ये भी संसदीय परंपरा है? विपक्षी शासित राज्य होता, संसद से गलती हो जाए। एक मिनट, जगदंबिका पाल पार्टी का नेता है,
एक मिनट जी, अगर संदीप, एक मिनट कोई मेरी विपक्षी सुनिए शासित राज्य कि होता अधीर जहां चौधरी- पर 100 दिन अधीर ऐसे चौधरी हिंसा के- चलती तो क्या वहां पर 356 लगाकर मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता? नहीं, आप ऐसा कह रहे हैं। आखिर कल कहा ना गृह मंत्री जी ने कि अगर हम चीफ मिनिस्टर हम जो जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं शांति के लिए, चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया, डीजी को कोऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने 4 महीने का बताया कि 1 महीने में पहले 152 में डेथ में कितनी कमी आई है, 4 रह गई। तो इसका मतलब वहाँ हिंसा कम हो रही है। संदीप जी, अब हम लोग इस सदन से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो कांग्रेस कर रहा है, 6,500 FIR हैं, वर्गीकरण तक नहीं हो पाया। इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां पर कमी आई, शांति हो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये तो तथ्य है ना, फैक्चुअल है जो मैं कह रहा हूँ कि जून, जुलाई, अगस्त में जिस तरह से 152 में शुरू में हुआ, आज वहाँ हिंसा पे एक तरह से स्थिति सामान्य स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। एक तरह से वहाँ से पढ़ाइयाँ शुरू हो गई। आज वहाँ पे 138 बच्चों ने दिल्ली में दाखिला ले लिया। 270 कतार में है मणिपुर के, दिल्ली में दाखिला ले रहे हैं। नहीं तो क्या दिल्ली और मणिपुर में हमारे भारत का अंग नहीं है? हायर अरे एजुकेशन खौफ में आ रहे हैं जगदम्बिका पाल, हमेशा मणिपुर डर कर अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। इसको अगर आप मणिपुर हिंसा से जोड़ेंगे, संदीप जी, उचित नहीं है। संदीप जी, उचित नहीं कि हायर एजुकेशन में अगर यहाँ दाखिला ले, हायर एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ने के लिए लोग दाखिला ले रहे हैं। आप अधीर रंजन चौधरी के, नहीं, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या अधीर रंजन चौधरी के आचरण को सही ठहराएंगे? एक कांग्रेस पार्टी का नेता इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ये अब इस देश का लोकसभा का डिबेट 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अमर्यादित कि उन शब्दों को दोहराया नहीं जा सकता। और नहीं, क्या तो अब आखिर क्या देश की ये लेवल ऑफ डिबेट अगर इस लेवल पे जा रही कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हों और उस तरीके से आज आप उसके जिस तरीके से आप अपशब्दों को या गालियों का प्रयोग करें, तो क्या ये किसी पार्टी के नेता के लिए शोभनीय है? या देश को पूरा देश देख रहा है? क्या लोकसभा से यही डिबेट होगा कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी को कभी राहुल गांधी गाली दें और उसके बाद कोर्ट में माफ़ी न मांगें? अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, आपको मतभेद हो सकता, घृणा हो सकती, नाराज़गी हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री तो हैं। आपको पूरी मोदी से नाराज़गी हो गई। आप जिस तरीके से सारे लोगों को, जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से किया, जिस पे कोर्ट ने सज़ा दी, आज वो कुछ सज़ा ख़त्म नहीं हो गई। आज वो सज़ा पे केवल स्टे है। आगे जब अंतिम निर्णय होगा तो मालूम हो जाएगा। और फिर वही मर्रम लग गई मणिपुर पर, मोदी जी के लिए दोहराएं तो मणिपुर पर मर्रम लग गई। हल निकला है क्या? लाख टके का सवाल ये है। जगदम्बिका पाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन गुप्ता, पर मणिपुर को इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और मणिपुर का उस वक्त तक जिक्र भी नहीं हुआ, आप वॉकआउट कर जाते हैं। यह किस तरह की गंभीरता दिखाता है, किस तरह की तैयारी दिखाता है विपक्ष की? अनम्यूट कीजिए रोहन, अनम्यूट कीजिए। एक बात जो आज के डिस्कशन से अगर मैं उसको समराइज करूं संदीप जी, तो जो शायरी है, जो कहावत है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला लूटा कैसे। प्रधानमंत्री जी ने बात की, कांग्रेस को कोसा, ठीक है, उनका काम है कांग्रेस का कोसना, उन्होंने काम अपना किया, पर आज की परिस्थिति के बारे में क्या बताया? मणिपुर का क्यों जल रहा? मणिपुर के बारे में कम से कम 20 मिनट, पूर्वोत्तर भारत और मणिपुर के बारे में 20 मिनट बोले, पर आप वॉकआउट कर चुके थे उस टाइम तक। देखिए मुद्दा क्या है, देखिए संदीप जी, 20 मिनट बोला, पर अभी की जो समस्या है, क्यों मणिपुर जल रहा है, क्यों सरकार विफल रही है, क्यों उनका सीएम विफल रहा है, क्यों 3 महीने से आग शांत नहीं कर पाए, इंतजार करते, दबाव डालते, घेरते। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये मणिपुर पर या तो कुछ बोलेंगे नहीं या आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। जब नीयत में देखिए संदीप,
बिल्कुल नहीं। अगर उनको बोलना होता तो कांग्रेस का कोसना खत्म हो गया। अभी की बात ही नहीं की उन्होंने, सारी बात की, वंदे भारत की बात की, मणिपुर के सॉरी नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात की। ये जो स्पेसिफिक मुद्दा था जिसके कारण ये पूरी अविश्वास की जो जब बहस वो है वो ये छिड़ी, बातें उस बोल पर तो रहे उन्होंने थे जवाब ही आप नहीं सदन दिया। से और नदारद दूसरा थे। मुद्दा मैं आपको आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि उनकी नियत दिख रही थी। आज जितना उन्होंने टाइम दिया, जितना कोसना था, आज दिख रहा था ना उनकी क्या नियत थी। आपको लगा क्या प्रधानमंत्री जी आज की परिस्थिति के बारे में बोलने के लिए तैयार है? बोलते तो बोलते क्या, उनकी जिम्मेदारी थी। आज तक वो मणिपुर गए नहीं है और आपने कहा अविश्वास क्या प्रस्ताव की कांग्रेस आपने बात की। संदीप जी ज्योतिषाचार्य हो सबसे गई? बड़ी आपने चीज ये है कि पहले ही मन पढ़ प्रधानमंत्री जी लिया को कि कुछ मजबूर नहीं इतना बोलेंगे? बोलना पड़ा। वो सदन के नेता भी हैं, सदन की एक बोले ना, मर्यादा भी हमने होती है, सुना आप पूरी बात तो सुनेंगे ना, प्रधानमंत्री जी उसके सुनिए बाद भी सुनिए घेरते रहिए। प्रधानमंत्री जी को ऐसा है सतीश जी, प्रधानमंत्री जी अगर बोलना चाहते, मणिपुर जाना चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती तो उनके वहां के मुख्यमंत्री को हटाते, अभी तक वहां पे चले गए होते, संवेदना की बात करके, कभी एक दो ट्वीट करते, तो कभी फिर कुछ ये नहीं किया। अविश्वास और प्रस्ताव अभी की शुरुआत जरूरत ही क्या नहीं की थी। संदीप जी, शुरुआत क्या की, कांग्रेस को कोसने की बात की, पुरानी बातें की उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट की बातें की। आज की समस्या का उन्होंने क्या निकाला उकेल बताइए कि कभी मैती और कुके के बीच में हम शांति करेंगे, कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी। और विपक्षी जीत कहां पे संदीप जी बता रहा हूं कि जो मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी सदन में बात करने को तैयार नहीं था, आज कम से कम 2 सेंटेंस तो बोले कि हम लोग आगे करेंगे, हम लोग आगे शांति का प्रयास करेंगे। ये हमारी जीत है, मणिपुर की जनता की जीत है कि एक ऐसी अहंकारी पार्टी जो अपनी विफलताओं के बारे में कभी भी चर्चा करने को सवाल नहीं है, उनको आज मजबूर होना पड़ा, पूरे देश को मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी पड़ी। अविश्वास प्रस्ताव के नाम पे पर आज इतने जब सीरियस इशू वो पे सबको चर्चा बोलना में पड़ा। मणिपुर क्या का बोला वो उनकी नियत के प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, जिस पर आप लगातार डटे हुए थे, अड़े हुए थे, 20 जुलाई से जब वो बोल रहे थे मणिपुर पर, आप वहां नहीं थे। इसमें आपकी गंभीरता और आपकी तैयारी उसका कितनी कारण था, मजबूत थी या कितनी कमजोर थी, वो भी दिखता है ना। बिल्कुल नहीं संदीप जी, उसका कारण था, अगर देखिए बिल्कुल नहीं, जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी को जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जिस मुद्दे पे अविश्वास की प्रस्ताव आई है कि आज की परिस्थिति क्यों है मणिपुर में, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और हमको मालूम था नहीं बोलने वाले, अगर आपको बोलने की पहले से ही हिम्मत होती तो मालूम पहले था। ही आ जाते, अगर बोलने की हिम्मत होती तो 267, बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर हिम्मत होती तो 267 पे डिस्कशन दे देते प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर से बोले तब संसद के अंदर आके बोल देते थे, विपक्ष ने जो रिक्वेस्ट की थी तब बोल देते। तो ये जब 20 जिस दिन से पार्टी ने खामखा का ड्रामा चल 267 रहा पे था। चर्चा नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने संसद में आके जी क्या 20 दिन से ऐसे ही ये मणिपुर को लेकर एक नौटंकी चल रही थी, हल कुछ निकला नहीं, पूरा सदन था नहीं, पूरे देश की तरफ से एक संदेश जाना चाहिए था। यही तो बिल्कुल संदीप जी, देखिए पूरा मुद्दा यही है कि ये सरकार अपनी विफलताओं के बारे में कितनी सीरियस है वो देश ने देखा। हमने विपक्ष ने पूरी मेहनत की कि किसी भी प्रकार से इतने सीरियस मुद्दे पे प्रधानमंत्री का अभिभाषण लोकसभा में होना चाहिए, आज हम सफल रहे उसमें। नहीं तो ये लोग तो बोलने को तैयार नहीं, अगर नियत में खोट नहीं होती तो अभी तक तो एक्शन ले चुके होते प्रधानमंत्री जी। कल तक मणिपुर जल रहा है, कल तक परसों तक वहां पे वारदात हो रही है, क्यों हो रही है? क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी को स्पेसिफिक हल इसका देना चाहिए? कोसिए, कांग्रेस को कोसना आपका काम है, आप हमेशा एक सवाल का जवाब सवाल करते हैं, आप कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये भाजपा की तो नीति है। कोस पर तो कम आप से भी कम रहे कुछ थे हल ना। तो बताइए। सरकार मणिपुर के को बारे में अगर कुछ तो प्रधानमंत्री बताइए। आपको कोस रहे हैं तो वो पलटवार कर रहे हैं, आप भी कोस रहे थे, भारत माता की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं, सारे आरोप आपने भी लगाए। संदीप जी क्या गलत बोला, क्या था, क्या गलत कहा? हम क्या सरकार की विफलता के बारे में बात नहीं कर सकते? अगर हम सत्ता में होते संदीप जी, हम जिम्मेदारी से जवाब देते, जो भी मुद्दे उसका डिस्कशन करते, विपक्ष का समर्थन मांगते। ये सरकार की तो जब नियत आपका में ही अतीत भी खोटे तो कि इनको कुछ सामने करना ही लाया नहीं है जाएगा ना, तो हम क्या कर उसका सकते हैं? कच्चा हमने तो चिट्ठा भी अभी दिखाया जाएगा, मजबूर किया। आपका कच्चा चिट्ठा भी सामने लाया जाएगा। देखिए संदीप जी, पूरी चर्चा को अगर आप देखेंगे, लाए कच्चा चिट्ठा करें, वो भूतकाल की बात करें, इतिहास की बात, जो करना हो करे, पर अभी वर्तमान में इस परिस्थिति का क्या निराकरण है देश की जनता के सामने बात करें, मणिपुर की जनता को कैसे बताएंगे उसके बारे में बात करें, अपने रोडमैप के बारे में बात करें, देश की मुख्यमंत्री जनता का में ये रेजिग्नेशन क्यों नहीं इंडिया है उसके बारे में गठबंधन बात नहीं करें, आता क्या? जवाब तो देना पड़ेगा। जब वो जवाब दे रहे थे पूरा सुन लेते ना। बिल्कुल आता है।
कहाँ जवाब दिया है आपने? उनका जो सब जवाब सुना क्या? अगर उनको, मैं वापस बोल रहा हूं संदीप जी, अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में सीरियस होते, जिस दिन संसद के बाहर रह के उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, वहां पे अंदर जाके देते। नंबर 1, 267 पे पूरा दिन मणिपुर पे चर्चा होती, हम लोग हमारे वहां पे इंटेंशन जो भी है, हमारे सजेशंस वो देते और कुछ सकारात्मक हम मुद्दे लेके आते। जिस प्रधानमंत्री को तो मतलब हम अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं। एक और बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बिधूड़ी, यहाँ पर कांग्रेस सवाल ये कर रही है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों जला? कि आप पुराने अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ये नहीं किया, पूर्वोत्तर में सारी समस्याओं की जननी ही कांग्रेस है। भाई सरकार आज आपकी है, 6 साल से डबल इंजन सरकार है। मणिपुर में मौजूदा हालात के लिए जिम्मेदार कौन और उसका हल क्या है, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। देखो, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। और कल गृह मंत्री जी ने बड़े विस्तार से सारी बातें बता दी कि वो कहीं ना कहीं एक जातीय संघर्ष हुआ था कोर्ट के आदेश के अनुसार, नंबर 1। नंबर 2, ये चाहते हैं कि जो इन्होंने कुकर्म किए, श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री थी, मिजोरम में इसी प्रकार के दंगों में वायुसेना से बम डलवाकर लोगों को मरवाया गया था, ये अपनी गिरबान में झांके। तो इसीलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसी मणिपुर में 1993 में दंगे हुए थे, 750 लोग मरे थे, 750। मैं नहीं कहता कि चलो 125 मरने चाहिए या होनी चाहिए, लेकिन 750 लोग मरे थे। तब ये कांग्रेस वही थी, इसका प्रधानमंत्री भी था। इन्होंने बहुत गलत किया। इनकी कारगुजारियों के चलते ही आपको प्रचंड बहुमत, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा 2014 में 30 साल बाद प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी, उससे भी बड़ी बहुमत 2019 में बनी। तो कब तक कांग्रेस की कारगुजारियां गिनवाते रहेंगे? अब तो जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं नहीं, इनको हाँ, जिम्मेवारी बिल्कुल, जिम्मेवारी मोदी साहब की है। और मोदी साहब ने जिम्मेवारी लेते हुए जिस पूर्वोत्तर में एक ऐसा खाई पैदा कर रखी थी, उस पूर्वोत्तर में 60 साल में बताइए कितने प्रधानमंत्री 50 बार गए? प्रधानमंत्री जी 7 साल में, 7 ईयर्स में 50 बार पूर्वोत्तर राज्यों में गए। पिछले 100 दिनों में एक बार भी नहीं गए। 500 बार हमारे मंत्रियों ने स्टे किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गए कैसे? पर पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री नहीं गए। विपक्ष यही तो पूछ रहा है। गृह मंत्री, सुनो ना जी। देखो, विपक्ष के अनुसार देश नहीं चलेगा ना। इनके इतने विपक्ष की सोच होती तो 40 पे ना आते। अब देश चलाने की जिम्मेवारी मोदी साहब की है। देश में 28-30 राज्य हैं। 30 राज्यों में से 100 दिनों में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी पूरे देश की है, उसके साथ साथ मणिपुर की भी है। जब गृह मंत्री 3 दिन से और 23 दिन से लगातार राज्य मंत्री वहां डेरा डाले रहे हैं, और जिसको तो मतलब प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं के अंदर आग बुझ गई है। 80 कैसे जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री? पिछली बार अब हर छोटी से छोटे इशू से बड़े इशू से ये मंत्रिमंडल क्यों बनाए जाते हैं? ये सहयोगी क्यों बनाए जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो सुनने की क्षमता भी रखते। जब ये 2 दिन से लगातार सरकार की विफलताएं गिनवाई जा रहे हैं। मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव, मणिपुर पर नहीं है अविश्वास प्रस्ताव में, तो सदन लोकतंत्र में बाउंड है कि अविश्वास प्रस्ताव में प्रधानमंत्री जवाब देंगे। ये खींची बिल्ली खंबा नोचे, इसीलिए अपने आप को खुश हो रहे हैं। जबरदस्ती हमारी जीत हुई है तो देश जानता है किसकी नहीं, इन्होंने वॉकआउट किया, वो तैयारी की। हमने प्रधानमंत्री को बुलाया, आधी अधूरी तैयारी। वो सवाल मैंने पूछे रमेश बिधूड़ी, पर यहाँ पर आपके बड़े नेता केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। एक मिनट सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए। रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक दावा किया कि जी वो रूस यूक्रेन का युद्ध में भी कुछ देर के लिए विराम लगा दिया था कि भारतीय बाहर निकल जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कहा और हो गया ये युद्ध विराम। ये जातीय नस्ली जो संघर्ष चल रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री क्यों सक्रिय होते नहीं दिखे? युद्ध प्रधानमंत्री, देखो, कभी भी किसी का गुस्सा होता है, मनोवृत्ति होती है। जब आदमी को चोट लगती है, कुछ लोगों ने अपने परिवार को खोया है, घरों को खोया है, संपत्ति को खोया है, गुस्सा ठंडा होने में टाइम लगता है। सनातन संस्कृति को समझेंगे ना कि 13 दिन तक परिवार का सदस्य चला जाता है, पूरा परिवार शोक में बैठ रहता है। उस टाइम तुम उनको जाकर ये कहोगे, ताज़ा झगड़ा होता है, अदालतें लंबे समय तक डेट डालती हैं,
क्यों? क्योंकि उनके मरम पे, जख्म पे मरहम लग जाए। कौन लगाएगा? इसलिए वो जब धीरे शांत वहां हुआ के 90 लोग दिन में। और आप ही के सहयोगी हैं, प्रधानमंत्री, आपके विदेश राज्य प्रधानमंत्री- मंत्री हैं, मणिपुर से ही आते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री- रवांडा जैसे हालात हो गए, लोगों का भरोसा टूट गया है, सरकार पर इकबाल नहीं है, 20-20 मैती विधायक, 40-40। आई एम सॉरी 75 साल में नहीं, आई एम सॉरी, अगर कोर्ट के किसी निर्णय को लेकर गलतफहमी लोगों में हुई है, उसमें लोगों में नस्लीय अगर दंगे हो गए कि हमारा रिजर्वेशन चला गया, इनका रिजर्वेशन मिल जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जब अफवाह फैलती है, तो आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई घटना 140 करोड़ के देश में हुई है, घटना हुई है, तो घटना का संज्ञान लेने का काम भी जवाबदेही गृह मंत्री जी ने किया है ना, जवाबदेही और किसकी काम है ये रमेश गृह बिदुल? मंत्री जी का है। जवाबदेही माननीय गृह मंत्री जी की है, उनके थ्रू प्रधानमंत्री जी की है। और जब प्रधानमंत्री जी ने अपने गृह मंत्री जी को, इसका मतलब ये हो गया ना कि गृह मंत्री को, ऐसे गृह मंत्री नहीं है जो कैपेबल ना हो, ऐसे गृह मंत्री नहीं है नेता प्रतिपक्ष की तरह, वो कैपेबल है, कैपेबल है। जब उन्होंने संभाल लिया या काम वो को, फेलियर हैं जो आपके ही मुख्यमंत्री विधायक, बिल्कुल कैपेबल वहां है। के मंत्री और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं? कोई आई एम सॉरी, कोई मुख्यमंत्री फेलियर नहीं है। मुख्यमंत्री में बार बार ये कानून जानते नहीं है या इनको जानकारियां नहीं है। अरे मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की स्थिति तब आती है केंद्र की, जब केंद्र की बताई नीति के अनुसार, केंद्र के अनुसार कौन से अनुच्छेद में लिखा है अगर ये? सहयोग नहीं करता है रमेश तो बिदुड़ी, आप मुख्यमंत्री को इतने हटा दिया सालों जाता से, है। एक मिनट, इतने जब सालों से, ये एक मिनट 356 प्लीज होल्ड ऑन, फैक्ट चेक कर लेते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ये 356 के अंदर अगर किसी सरकार को अगर अपदस्थ किया जाता है, वहां ये धारा लगाकर, जो कांग्रेस ने 85 बार सरकारें गिराई हैं देश भर के अंदर बगैर उनके, लेकिन मोदी साहब लोकतंत्र पर कभी कुठाराघात नहीं करते हैं जी। मोदी साहब जब मुख्यमंत्री डीजी वहां अपॉइंट कर दिया, चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट केंद्र का कर दिया, चीफ मिनिस्टर ने मान लिया। एक मिनट रुकिए, तो चीफ मिनिस्टर कह फैक्ट रहा है चेक हो रहा करने के लिए, मैं है, एक मिनट रमेश बिदुड़ी, आर्टिकल 356, under article 356 of the constitution of India, if a state government is unable to function according to constitutional provisions, the union government can take direct control of the state machinery. If there is a breakdown of state machinery and of law and order, सीधे 356 लगाया जा सकता है। ये कहां लिखा है कि जो हमारी बातें मान रहा है, हमारा निर्देश ले रहा है, तो जी 356 नहीं लगेगा? कहां लिखा है? आई एम सॉरी, आप देखो, किसी चीज को सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैंने क्या कहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का पालन ना करे, वो फेलियर हो गई, तो टेक ओवर कर लिया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डीजीपी भेज दिया, ये चीफ कहां सेक्रेटरी लिखा भेज दिया, है? सिस्टम को कौन चलाता है? कहीं भी, अरे भाई, सिस्टम को डबल कौन इंजन चलाता है? सरकार में तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ये यही लिखा है। गुजरात में अरे मुख्यमंत्री भाई, बदल सकते हो, ये लिखा उत्तराखंड है में ना नहीं, कि पर चीफ मणिपुर में मिनिस्टर नहीं एक्सेप्ट- बदलेंगे। अरे भाई, वहां नहीं, आई एम सॉरी, ये कोई इनके कहने से, इनकी ईगो से नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री ठीक है, केंद्र सरकार विपक्ष की ईगो सभी से नहीं बातों होगा। को लास्ट वो कमेंट, accept करके आप कुछ और इंटरवीन लागू भी कर रहे थे, लागू बहुत बहुत करें। शुक्रिया रमेश बिदुड़ी साहब। अबे दुबे, 30 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए संदीप जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और इस प्रकार की जानकारियों के कोई सिक्काबंद प्रमाण नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी शुरू में एन बीरेन सिंह को हटाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही इम्फल घाटी के अंदर ये खबर फैली, वैसे ही एम वीरेन सिंह ने महिलाओं के प्रायोजित प्रदर्शन अपने पक्ष में करवाने शुरू कर दिए, और उनके सामने महिलाओं ने, उनको बताया गया कि हमने इस्तीफा लिख के दे दिया है, पूरा वहां नाटक किया गया, और फिर उस इस्तीफे को फाड़ के फेंका गया। ये सब बातें डिटेल में अखबार में छप चुकी। नहीं, मैं 356 पर इससे भारतीय स्पेसिफिक जनता आपका पार्टी कमेंट चाहूंगा प्लीज, 20 सेकंड में। 356 में कहीं उस प्रावधान में, उस अनुच्छेद में आपने जो अपनी राय दी है वो ठीक राय दी है। कहां लिखा है कि आपने जो अगर राय दी है, मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक राय कोऑपरेट दी है, करेगा तो उसमें नहीं हटाना है? cooperation का नहीं, जो केंद्रीय गृह, मैं तो कल से लगातार इस बात को उठा रहा हूं, और मैंने एबीपी के मंच पर भी इस बात को उठाया है कि ये कॉपरेशन वाली बात क्या है। देखिए, आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने 4 तारीख से पहले ही इस राज्य का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, तो मुख्यमंत्री की वहां जरूरत क्या थी? मुख्यमंत्री को तो वहां से उसी वक्त इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या कदम ताल कर पाएंगे, या 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई, जो हल निकला है, क्या वही मुकम्मल हल है, या मणिपुर की हालत वही ढाक के
तीन पात वाली रह जाएगी और राजनीति हावी हुई है, आरोप प्रत्यारोप ही कल की सुर्खियां बनकर रह जाएंगी।